Assalamu alaikum third year. Hope you all are fine. The next topic which we are going to study today is arterial tonometry. ठीक है, as we have studied in a later lecture, previous lecture we have studied about the mean arterial pressure, blood pressure, and all the vital signs. ठीक है, so now the next vital signs which is arterial tonometry. It is also a method of arterial blood pressure monitoring. Alright, ठीक है. अब आर्टीरियल टोनोमीट्री बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को नॉन इन्वेसिवली मेजर करते हैं. ठीक है, नॉन इन्वेसिवली यानी कि हम उसको किसी मॉनिटर पे उसकी रीडिंग्स को देखते हैं. ठीक है, अब जो एक न्यू टोनोमीटर सिस्टम अब आया है जिसके अंदर एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, मैकेनिकल उनकी पोजीशनिंग हुई भी होती है. ठीक है, और उसके अंदर ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू वो सिग्नल्स को कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद उनके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं और साथ में एक डिस्प्ले या फिर कंट्रोल कंसोल होती है जो हमें सामने स्क्रीन पे उसकी रीडिंग शो करते हैं. ठीक है, ये होती है आर्टीरियल टोनोमीट्री. बेसिकली आर्टीरियल टोनोमीट्री को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोपलर प्रोब. डोपलर प्रोब जो होती है एक ऐसी प्रोब होती है जिसको हम हार्ट की सरफेस के ऊपर रखते हैं. ठीक है, और वहाँ से हम जो मेजर कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं या फिर हार्ट के अंदर जो भी आर्टरीज़ होती हैं तो उनके अंदर हम लोकेट कर सकते हैं कि कितना क्लॉटिंग हुई हुई है या स्टीनोसिस हो रही होती है. ठीक है, वो हम इस जो टेक्निक है डोपलर प्रोब की उससे हम मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि डोपलर अल्ट्रासाउंड भी नॉन इन्वेसिव होता है, यानी ये भी हमें हमारे पास मॉनिटर्स पे शो होता है. बाय हैंड इसको हम नहीं देख सकते. ठीक है, ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है. ठीक है, ये कोई भी हार्मफुल रेडिएशन शो नहीं करता, इसके कोई रिस्क नहीं होते इस टेस्ट के साथ. और बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो इस प्रोसीजर के दौरान बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं. ठीक है, उनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, कोई रेडिएशंस का डर नहीं होता. ठीक है, ये नॉर्मली हो जाता है. ठीक है, इसको हम कैरोटिड डोपलर भी कह सकते हैं या फिर डोपलर प्रोब को भी यूज़ करते हैं. ठीक है, हियर इज़ अ डोपलर प्रोब. ठीक है, ये हमारे पास है डोपलर प्रोब. इसकी ये जो चीज़ है इसको हम अपनी चेस्ट के ऊपर मूव करवाते हैं पेशेंट की ताकि हम हार्ट की जो कंडीशन है उसको सेंस कर सकें कि उसके अंदर उसकी जो मेजर कोरोनरी आर्टरीज़ है उसके अंदर कितनी ब्लॉकेज हो रही है और बाकी चीज़ों को भी हम इस तरह से सेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट कि मीन आर्टीरियल प्रेशर हम किस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं. उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं देखें. एक तो आपने देखा है कि ब्लड प्रेशर हम किस तरह से चेक करते हैं मैनुअली, कार्डियक मॉनिटर्स पे किस तरह से आता है. उसके बाद आपने देखा कि मीन आर्टीरियल प्रेशर होता क्या है और उसको हम किस तरह से देखते हैं. फिर हमने पढ़ा मैप को. ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर उसको हमने किस तरह से मेजर करना है, उसकी वैल्यू हमने किस तरह से निकालनी है, वो फार्मूला भी आपने देखा है. ठीक है, उसके बाद आपने इसकी जो दो टेक्निक्स हैं और ये जो है हमारे पास आर्टीरियल टोनोमीट्री और डोपलर प्रोब को भी देखा आपने. ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे जाते हैं विच इज़ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर के अंदर अगर हम देखें कि बॉडी टेम्परेचर बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक बैलेंस होता है हमारी बॉडी के दरमियान में कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और कितनी हीट हमारी बॉडी से लॉस हो रही होती है. ठीक है, देखिए अब जो हीट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस. थर्मो बेसिकली इसका मतलब होता है हीट. ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन. ठीक है, यानी कि हीट की प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर उसको हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस. और हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट यानी हमारी बॉडी से जो हीट बाहर लॉस हो रही होती है इन्वायरमेंट के अंदर उसको हम कहते हैं थर्मोलिसिस. ठीक है, थर्मो का मतलब होता है हीट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. ठीक है, आप सबको समझ आइए इस बात की कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और वो किस तरह से आता है और हीट हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस होती है और बाहर किस तरह से जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस क्या होती हैं. ओरली अगर हम देखें टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ओरल या फिर टेम्पेनिक रीजन के अंदर तो ये 37 डिग्री होता है. ठीक है, और एक्सिलरी रीजन के अंदर 36.4 नॉर्मल आता है. और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हम देखें तो 98.6 ओरली ये नॉर्मल आता है और एक्सिलर रीजन में 97.6 जो है ये एक्सिलर रीजन के अंदर हमारे पास नॉर्मल आता है. ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे टाइप्स क्या थर्मामीटर की, जो डिवाइस हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करती है उसको हम कहते हैं थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लास थर्मामीटर, देन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, डिस्पोजेबल थर्मामीटर एंड टेम्पेनिक थर्मामीटर, ठीक है। फर्स्टली अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्लास थर्मामीटर, ग्लास थर्मामीटर के अंदर एक ये मर्करी ग्लास थर्मामीटर होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं ओरल, रेक्टल या फिर एक्सिलरी टेम्परेचर को, ठीक है। ये ओरल मुंह की तरफ होता है, रेक्टल जो होता है वो हमारा जो रेक्टल एरियाज होते हैं उनमें होता है, और एक्सिला जो होते हैं ये एक्सिला रीजन्स, बाजू के नीचे के रीजन्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रख के इनको मेजर करते हैं। ये मोस्टली हमारे पास 2 से 8 मिनट लेते हैं एक्यूरेट रिजल्ट्स लाने के लिए। आपने देखे तो होंगे ये थर्मामीटर्स, जैसे येलो से कलर के होते हैं, ठीक है, उनमें एक मरकरी भी बीच में होती है इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी हम ओरल, एक्सिलरी या फिर रेक्टल टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है इसीलिए ये 2 मिनट से 30 सेकंड तक का टाइम लगाते हैं सिर्फ एक्यूरेट रीडिंग में, जबकि जो मरकरी वाला होता है वो हमारे पास ज़्यादा वक्त लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो होती है, डिजिटल जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने रिजल्ट जल्दी शो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। ये एक केमिकल थर्मामीटर होता है, इसके अंदर हमारे पास कलर्स होते हैं केमिकल यूनिट्स के, ठीक है। कलर ऑफ केमिकल यूनिट चेंजेस टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब इसके अंदर डिफरेंट केमिकल यूनिट्स होते हैं, उनके कलर्स हर टेम्परेचर पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये 60 सेकंड्स लगाता है एटलीस्ट, बहुत करके 60 सेकंड लगाता है एक्यूरेट रीडिंग लाने के लिए। देन हमारे पास आता है टेम्पेनिक थर्मामीटर। इसके लिए हम ईयर के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, या टेम्पेनिक के टेम्परेचर्स को। ये मोस्टली 2 से 3 सेकंड्स लगाते हैं एक्यूरेट रीडिंग के लिए, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हो गया टेम्परेचर के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में, थर्मामीटर्स की टाइप के बारे में। तो इसमें कोई चीज़ ना समझ में आने वाली हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, वैसे तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास एक कंडीशन आती है फीवर। देखिए अब आपके बंदे टेम्परेचर को देखना ना, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर कितना ज़्यादा होगा तो फीवर की कंडीशन आ जाती है। यानी पेशेंट को जब फिब्राइल होता है या फिर वो फीवर की कंडीशन में जाता है तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस वक्त। तो देखिए जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो उसको उस कंडीशन को हम कहते हैं कि वो फीवर होता है या फिर हाइपरथर्मिया। हाइपर मीन्स हाई, थर्मिया मीन हीट, ठीक है। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा जाता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो उसको फीवर हो जाता है, ठीक है। उसमें पर्सन जो होता है वो फिब्राइल हो जाता है, यानी गर्माइश उसके अंदर आ जाती है। अब फीवर को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट वेज में हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर कैसा फीवर होता है जिसके अंदर अबव 37.1 डिग्री या बिलो 38.2 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर लो ग्रेड फीवर के अंदर 37.1 डिग्री से ज़्यादा और 38.2 डिग्री से कम हो रहता है, और हाई ग्रेड फीवर में 38.2 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है। और हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर मीन्स वेरी हाई एंड पायरेक्सिया मीन्स फीवर, ठीक है। पायरेक्सिया मेडिकल टर्म होती है फीवर के लिए, या फिर कोई भी इन्फेक्शन जिसकी वजह से जो ये फीवर या फिर फेब्राइल स्किन शो करता है तो उसको हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। अब हाइपर पायरेक्सिया जिसके अंदर 40 डिग्री से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर चला जाता है, या फिर इसको हम फ़ारेनहाइट के अंदर देखते हैं जिसको हम मोस्टली कहते हैं जी 102 का बुखार हो गया, 103 का बुखार हो गया, ठीक है। ये उस कंडीशन को कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरमिटेंट फीवर और रेमिटेंट फीवर। फीवर की भी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इंटरमिटेंट फीवर ये एक अल्टरनेट फेब्राइल एपिसोड विद पीरियड्स ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। अल्टरनेट फेब्राइल एपिसोड्स उसको काफ़ी बार आ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर होने के बावजूद उसकी स्किन जो है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये इंटरमिटेंट फीवर हो जाता है। और रेमिटेंट फीवर जो है इसके अंदर कंटिन्यूस फीवर होता है, लेकिन इसकी वेरिएशंस होती रहती हैं, चेंज होता रहता है पूरे दिन में, ठीक है। सो ये हो गया बॉडी टेम्परेचर या फिर जो टेम्परेचर का हमारा टॉपिक था एंड। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है पल्स या हार्ट रेट आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। पल्स को अगर हम देखेंगे तो पल्स बेसिकली
हार्ट रेट को कहते हैं, हार्ट के रेट और रिदम को मेजर को कहते हैं, ठीक है। पल्स इज बेसिकली द इंडेक्स ऑफ हार्ट्स रेट इन रिदम। पल्स रेट जो हमारे पास है वो एक वैल्यूएबल डेटा बताती है कि इस वक्त पर्सन का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी उसका दिल जो है वो किस कंडीशन में काम कर रहा है। अगर वो ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, या उसे कोई और डिजीज़ है, एरिथमिया से, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो स्टेबल है, ठीक है, उसकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल जा रहा है 72 बीट्स पर मिनट, तो इसका मतलब हमें ये कार्डियक स्टेटस को शो करेगा कि पेशेंट इज़ नॉर्मल, ओके। अब पल्स बेसिकली किस तरह से आती है? पल्स एक वेव होती है ब्लड की, जो कब हमारे पास बनती है? जब लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड की वेव बनती है उसको हम कहते हैं पल्स, ठीक है। अब देखेंगे हम पल्स किन किन जगहों से मॉनिटर कर सकते हैं। बेसिकली पल्स को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास 8 जगह होती हैं, ठीक है। इनमें से जो एक रेडियल होती है, रेडियल पल्स ये आपके बाजू पे होती है, ठीक है, फोर आर्म पे। ये मोस्ट कॉमनली हम एडल्ट्स को यहीं से पल्स को नोट डाउन करते हैं। उसके बाद ब्रैकियल होती है, ये जो आपकी फोर आर्म का जो क्यूबिटल फोसा होता है, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकियल पल्स नज़र आती है, फील होती है, और ये हम मोस्टली बीड्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद कैरोटिड, ये हमारे गले में और गले में फील होती है, ठीक है। टेम्पोरल, हमारे जो ब्रेन कान के पीछे वाला एरिया, यहाँ पे हम फील कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है पोप्लीटियल, ये जो हमारे पास नी जॉइंट है ना, इसके दरमियान में जो जगह होती है वहाँ पे भी आप फील करके देखना, वहाँ से अगर आपको पल्स फील होती है तो वो पोप्लीटियल रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डॉर्सल पीडियस। डॉर्सल पीडियस ये जो हमारे पास एंकल होता है, एंकल के साथ अगर आप वहाँ पे फील करें अपनी फिंगर्स को रख के तो वहाँ पे भी आपको पल्स फील होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पोस्टीरियर टीबियल, ये हमारे पास हमारे फुट का जो रीजन होता है ना, जो थंब की तरफ जा रही होती है, वहाँ पे अगर आप इसको फील करें तो आपको बाकायदा एक पल्स फील होगी, ठीक है। उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर टीबियल। देन नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास आती है फेमोरल। फेमोरल जो हमारी फीमर में होती है, थाई बोन, थाई जो एरिया है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे फेमोरल पल्स फील होगी, ठीक है। ये 8 साइड्स होती हैं पल्स मॉनिटरिंग की। नेक्स्ट अगर हम देखें कि नॉर्मल पल्स की रेंज क्या है, ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट जो है वो एज के साथ डिपेंड करती रहती है। एक हेल्दी जो नॉर्मल पल्स है रेस्टिंग में, वो हमेशा 60 से 100 बीट्स पर मिनट के दरमियान रहनी चाहिए। अगर हमारे पास पल्स 100 बीट्स से ज़्यादा जा रही है, ठीक है, एक एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट है जो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है। और अगर हमारे पास एक एबनॉर्मल हार्ट रेट है जो बहुत ही स्लो है, जो 60 से भी कम जा रहा है, 60 बीट्स पर मिनट में, उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं बाउंडिंग। बाउंडिंग एक स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स होती है, ठीक है। इसमें जो होता है पेशेंट की पल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही होती है, ठीक है। ये आ जाती हैं पल्स की कुछ रेंजेस। इसमें आप लोगों को समझ आया कि नॉर्मल पल्स कितनी होती है और कितने से ज़्यादा चली जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, और कितने से कम चली जाए और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नॉर्मल पल्स रेट को, ये हमने आगे फर्दर दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। यहाँ पे क्या है, कुछ पल्सेस होती हैं थ्रेडी या वीक पल्स होती है, ऐसी पल्स जिसको हम फील नहीं कर सकते, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है, डैमेज्ड उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो पल्पेट नहीं हो सकती, ठीक है। ये मोस्टली जो है ब्रेडीकार्डिया के अंदर भी हमारे पास होता है। जब पल्स 60 से भी नीचे जा रही होती है तो वो उसकी जो उसको हमने अगर फील करना हो, पल्पेट करना हो, तो वो बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको पल्पेट करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एब्सेंट पल्स। एब्सेंट पल्स किस में होती है बच्चों? ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि एब्सेंट पल्स जो है वो हमेशा डेड पर्सन में होगी, ठीक है, उसमें कोई पल्स नहीं होगी, नो पाल्पेबल पल्स, ऑलराइट। देन नेक्स्ट वन इज़ इरेगुलर पल्स, व्हेन इंटरवल वेरीज बिटवीन पल्स, ठीक है। देखिए इरेगुलर पल्स होती है, जैसे हमारा ये रिदम जा रहा है 1 2 3, सब अपनी अपनी पल्स को फील करके देखिएगा, ठीक है। बीच में अगर एक भी रिदम मिस हुआ और फिर नेक्स्ट आई तो उसको हम कहते हैं कि ये एक इरेगुलर पल्स है, ठीक है। उसके बाद बिगमिनल पल्स। बिगमिनल पल्स जो होती है इसके अंदर क्या होता है, एक रेगुलर इरेगुलर पल्स अकरिंग विद प्री मैच्योर बीट्स। इसमें क्या होता है कि पहले तो हमारी पल्स नॉर्मल जा रही होती है 1 2 3 4 5 6
6 तक गई और फिर उसने एक बीट बीच में से मिस कर दी, ठीक है, यानी रेगुलर हो के फिर बीच में ये इरेगुलर हो गई और फिर ये दोबारा से चलने लग गई ऑनवर्ड 8 9 10 11, ठीक है। इस तरह से इसको हम कहते हैं रेगुलरली इरेगुलर पल्स, ठीक है। उसके बाद डिक्रोटिक पल्स, एक स्प्लिट और डबल पल्स बीट द सेकंड बीइंग वीकर देन द फर्स्ट। डिक्रोटिक पल्स एक ऐसी पल्स होती है जिसमें हमारे पास जो सेकंड पल्स होती है वो पहली वाली पल्स से भी कम आ रही होती है, ठीक है, उसकी आवाज़ पहले से भी कम आ रही होती है, उसको पल्पेट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास है टोटल पल्स के बारे में भी लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हमारे पास ये जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा सिलेबस का, जिसके अंदर हमने मीन आर्टीरियल प्रेशर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, हार्ट रेट, इन सब चीज़ों को देखना था, तो वो हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर अब मैं आपका लूँगी CVP का, ठीक है, और वो मैं सिर्फ अकेला लेक्चर लूँगी CVP का, इसीलिए तमाम बच्चे उसको पहले से भी रीड आउट करेंगे मॉर्गन से, ठीक है, और फिर मैं आपको वो ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। और इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच क्लास।